लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट। तो ध्यान से पढ़ना होता है नॉट वाले क्वेश्चंस को। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये सही नहीं है। बिल्कुल सही है, भारतीय भाषाओं की बात होती है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में, है ना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, चलो ये भी होता है। इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात हुई है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? भारत की भाषा पॉलिसी है, भाषा नीति है, इसके आधार पर भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, ये एक पॉलिसी है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका अध्ययन जो है आपका, क्लासिकल लैंग्वेजेस का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र में ये बात कही गई है। बताओ एक बार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, बट त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से नहीं कह रही है। वो ये नहीं कह रही है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तीसरी भाषा पढ़ा दो संस्कृत, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, या और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस या शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। वो कह रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए आप क्लासिकल लैंग्वेजेस को या शास्त्रीय भाषाओं को, एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में, ना कि त्रिभाषा सूत्र के अंदर। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं हैं ऑलरेडी, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा, घर की भाषा का अध्ययन, भाई ये तो होता ही है त्रिभाषा सूत्र में। मदर टंग की भी बात हुई है ना, अंग्रेजी की भी बात हुई है, भारतीय भाषाओं की भी बात हुई है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बच्चे की, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, उनकी बात हुई है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये आपकी जो भाषा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये नहीं कहती। वो कहती है जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, चाहे वो संस्कृत है या और इस तरह की भाषाएं हैं, उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए, वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाइए, ना कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तो 3 भाषाएं हैं, यानी त्रिभाषा सूत्र में तो नाम ही है त्रि, है ना। मदर टंग है बच्चे की, जो भी मातृभाषा है ना, इंग्लिश या हिंदी है, डिपेंड करेगा कि मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें से कुछ हुआ तो फिर कुछ और आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरी भाषा आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, यानी भारतीय भाषाओं में से कोई एक। ये 3 भाषाओं का जिक्र हुआ है त्रिभाषा सूत्र में, ना कि वैकल्पिक विषय के रूप में शास्त्रीय भाषा का। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अलग से आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट से। कोझिकोड के लिए एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? कोझिकोड कहाँ है? एक सिटी है, कहाँ? केरला में। उसमें ईवीएस में भी पढ़ते हैं हम, है ना। ईवीएस के अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम। कोझिकोड एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम में, यानी कोझिकोड एक जगह है, मान लीजिए केरला में एक सिटी है, तो वहां पे जो मलयालम बोली जा रही है किसी एक गली मोहल्ले में, वो डिफरेंट है, वो अलग है, थोड़ी सी भिन्न है, जो दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। यानी उस एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जगह है, यहां पे जो मलयालम बोली जा रही है वो अलग है कहीं और बोली जा रही मलयालम से। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी हम हरियाणा में भी बोल रहे हैं, जिसको हम हरियाणवी कह देते हैं, हिंदी हम उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे हैं, और हिंदी हम आसपास के राज्यों में भी बोल रहे होंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे, ठीक, तो या राजस्थान में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे। तो हिंदी का वो रूप जो हरियाणा में है या हरियाणा के हिसार में है, मान लीजिए, वो हरियाणा के जींद में अलग है। तो मतलब भाषा हम बोलते हैं ना, कोस कोस पे बोली बदले, 3 कोस पानी और 3 कोस पे वाणी, तो हमारी बोलियां हैं बहुत सारी। तो उस तरह से मलयालम की भी बोलियां होंगी, किसी भी भाषा में होगा ही, जो जैसे जैसे स्थान के आधार पे भाषा में परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय बोल रहा है उसको, वो मानक भाषा से अलग है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, ठीक। तो ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। नहीं, भाषा तो मलयालम ही है, मलयालम की सामाजिक बोली है जो उस समाज ने अडॉप्ट कर ली है, जो एक जगह पे बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन के कई प्रकार होते हैं, हमने मैराथन में पढ़े थे, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत मतलब इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। और एक होता है गहन पठन, जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक होता है गहन पठन, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ते हैं ना हम, तो पठन के प्रकार हैं बहुत सारे, संभाषिक पठन हैं और भी कई प्रकार हैं। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, सिर्फ 2 ही पे हम चर्चा करेंगे। गहन पठन, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे फिर किसी और दिन। गहन पठन यानी इंटेंसिव रीडिंग, और विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। विस्तृत पठन के बारे में सही नहीं है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन यानी रीडिंग फॉर प्लेजर,
सराहना बोध के लिए पठन, एप्रिसिएशन के लिए पठन, यार कितनी अच्छी नॉवल लिखी है, हाँ ठीक है। आनंद के लिए पठन, मजा आ रहा है कोई कहानी पढ़ने में, कोई किताब पढ़ने में, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मन कर रहा है पढ़ रहे हैं। बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, यानी आप चिंतन कर पा रहे हैं, उससे कुछ नया अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक अपना कुछ क्या कहेंगे कंक्लूजन को, हम अपना एक सार निकाल पा रहे हैं, अपना एक व्यू पॉइंट देख पा रहे हैं उसमें से। तो अगर हम देखें सराहना बोध के लिए पठन या आनंद के लिए पठन, तीनों बातें सही हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग या विस्तृत पठन क्या होती है, जब आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर की कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई और आपका मन किया प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, जबकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, या लाइब्रेरी गए कोई भी किताब उठाई, तो आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, ना तो पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है वो पढ़ के सराहना कर पा रहे हैं, आप एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग आप 4 दिशाओं में सोच पा रहे हैं, चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। व्याकरण अधिगम के लिए पठन नहीं है, व्याकरण अधिगम के लिए होता है या पर्टिकुलर संरचना के लिए होता है, तो एक गहन पठन हो जाता है जो पढ़ाई लिखाई से आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होता है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं वाला है, तो सही जो नहीं है उसी का जवाब हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सी एक बात सही है। मातृभाषा, घर की भाषा या हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मातृभाषा, घर की भाषा यानी मदर टंग, आपकी होम लैंग्वेज, बात एक ही है। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, तो घर की भाषा या मातृभाषा हमेशा हिंदी ही होगी, ये कैसे मान लें हम। मातृभाषा सही क्या है वो पूछा है, तो ये तो सही नहीं है। मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, भाई प्रथम भाषा के रूप में थोड़ी हो जाएगी, ये मातृभाषा थोड़ी है सबकी, हिंदी अंग्रेजी पूरे भारत में, किसी की पंजाबी होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की कोई और होगी। मातृभाषा ठीक है, घर की भाषा ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, हाँ जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि वही मदर टंग होगी होपफुली, और वही आपकी घर की भाषा भी होगी जो उस क्षेत्र में बोली जा रही होगी। अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। अंग्रेजी थोप नहीं सकते हम, सबसे पहले मातृभाषा, तो थर्ड ऑप्शन ही है, सबसे पहले मदर टंग मातृभाषा में शिक्षा दीजिए आप, जो भी मीडियम है, भाषा का माध्यम है, पढ़ाने का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए, और उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं प्रथम भाषा के रूप में, ये सेम ही बात है। या सहजात भाषा भी यहाँ लिखा हो सकता था, तो घर की भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब एक ही है, इनको प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, फिर जाके इंग्लिश हिंदी की बात होगी, और फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई तीसरी भाषा की बात होगी। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज आप सीख जाएं, जो अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर सकें, फॉर्मली ऑफिस में, कहीं जहां भी आप कोई काम कर रहे हैं उधर, है ना। बताइएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में, ड्रिल का मतलब होता है बार बार प्रैक्टिस हो रही है। अब आप इसमें गलत फंस जा रहे हैं, क्योंकि 53% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है। यहां पे समझना होगा हमें कौन सी बात हो रही है, औपचारिक गुणधर्म में निपुणता, यानी आप फॉर्मली अगर ऑफिस में किसी से बात करनी है या कहीं पे थोड़ी बहुत बात आपको औपचारिक रूप से फॉर्मली करनी पड़ जाए तो आप कर लेंगे। इसमें बार बार आपको अभ्यास करा दिया गया है। ड्रिल का मतलब ये अभ्यास, और जहां ड्रिल आता है इसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, ये व्यवहारवादी प्रिंसिपल्स पे आधारित है कि इतना अभ्यास करा दो, एक तरह से रट्टा ही लगवा दो, ठीक है ना। लेकिन भाषा में इसको हम यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं एक मेथड है, मैं मेथड बता दूंगी, इसको आर्मी मेथड कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा नहीं है। आप लोग 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जो कि आप फोर्थ कह रहे हैं, है ना। इसको हम कहते हैं श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल मेथड कह देते हैं, ये आर्मी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये हुआ था इसीलिए इजाद के अलग अलग देशों में, मान लीजिए आर्मी है तो वो कुछ वर्ड्स आप दूसरी भाषा की सीख ले रहे हैं जिस जगह पे आप जा रहे हैं, ताकि उसको फॉर्मली यूज किया जा सके नॉर्मल कम्युनिकेशन में। इतनी बार रिपीट किया है तो इससे बोलने और सुनने की क्षमता आपकी ठीक हो जाती है उस भाषा की, बाकी रट्टाफिकेशन ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है उस चीज की, सुन करके आप, क्योंकि भाषा के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिए हैं जो बेसिक जरूरी है ना, यस सर नो सर टाइप। खैर, व्याकरण अनुवाद विधि में तो आप मातृभाषा को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया या ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया अगर हम कहें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं इसको, सबसे पुरानी विधि माना जाता है, ट्रेडिशनल विधि यानी पारंपरिक विधि भी कहते हैं भाषा सिखाने की। कुल भौतिक प्रतिक्रिया होती है TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। एक मछली पानी में गई छपैक, तो बच्चे भी कर रहे हैं, एक मछली पानी में गई छपैक, ये क्या है, भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे।
ठीक। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, उसमें फॉर्मल नहीं है, औपचारिक गुणधर्म में निपुणता नहीं होती भाई। कम्युनिकेशन में तो आप अनौपचारिक, इनफॉर्मल, जैसे आप घर में बात कर रहे हैं वैसे भी बात करते हैं। कम्युनिकेशन तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। तो ये तो अच्छा मेथड है, लेकिन ये श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ये आपका स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जो औपचारिक परिस्थितियों में आपके काम आ जाए, उतने आप निपुण हो जाएं, है ना, बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से। इसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत मन के भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं आप, बेसिक कुछ परिस्थितियों में आप वो भाषा बोलना सीख जाएं बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, घोषणात्मक ज्ञान क्या है ना। पिछली बार हमने किया था, जब एक सेशन हमने किया था अभी हिंदी का इससे पहले, और मैंने आपको बताया भी था ये सिर्फ पहले इंग्लिश में आया करते थे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर हम घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, और दूसरा होता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे घोषणात्मक ज्ञान क्या है, डिक्लेयर कर सकें, घोषणा बना ही है डिक्लेरेशन से, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है, डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है। तो क्या है डिक्लेरेटिव, फटाफट से बताओ। 44% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना डिक्लेरेटिव है। भाई उच्चारण जो है प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, ये उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रॉपर आप इसमें एक्टिव हैं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया। सरकार ये क्यों ऐसे जवाब दे रहे हो, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये तो प्रक्रिया है भाई, उच्चारण करना किसी शब्द का, किसी शब्द को पढ़ पाना, पढ़ के समझ पाना, वो घोषणात्मक हो सकता है। कोई चीज कैसे कर रहे हैं, कैसे वाला जो एस्पेक्ट है, भाषा बोल के दिखाना, वो प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल नॉलेज है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, यानी किसी चीज के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो घोषणात्मक है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना कि कहां ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां है इस चीज में, ये घोषणात्मक ज्ञान है। किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए, अब आप फिर से फंस गए, कैसे कार्य किया जाए, हाउ का मतलब है आप करके देखेंगे किसी चीज को, यानी प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगी, यानी प्रक्रिया है ये अपने आप में कि कैसे यूज करेंगे इसको रियल सिचुएशन में। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये फिर भी एक बार को हमें लग रहा है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान यानी नॉलेज की बात हो रही है, तो ये फिर भी सही लग रहा है हमें। अब फर्स्ट और फोर्थ में से देख लेते हैं, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान या व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। अब पहचान करना सीखना में भी आपको प्रोसीजर की जगह क्या, हाँ प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, प्रक्रिया होगी तभी आप पहचान कर पाएंगे। लेकिन अगर घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो यहां पे आप फिजिकली मतलब कुछ कर नहीं रहे होते, बस नॉलेज की बात होती है कि इस चीज का आपको ज्ञान है कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ये नहीं, वो फिर प्रोसीजरल में चला जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान में चला जाएगा कि व्याकरण की इसकी संज्ञा की परिभाषा के अनुसार 2-4 उदाहरण बता दो, तो उसके लिए आप प्रोसीजर यानी प्रक्रिया पे जा रहे हैं। यहां सिर्फ ज्ञान की बात होती है क्योंकि ये घोषणात्मक ज्ञान है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि आपको डेफिनेशन पता है, किसी चीज के बारे में पता है थ्योरेटिकली। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है आपको कि ये रूल होते हैं, ऐसे होते हैं, आपने यूज किया नहीं किया, है ना। रसगुल्ला क्या है, डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये है घोषणात्मक ज्ञान। रसगुल्ला टेस्ट कैसा करता है, खा के देख रहे हैं, वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये कैसे कार्य करेंगे, पहचान करने में, उच्चारण करने में, इनमें सब में प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगी, यानी आपका प्रोसीजरल नॉलेज या प्रक्रिया फॉलो होगी प्रॉपर। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको घोषणा करनी है कि ये होते हैं भाई व्याकरणिक तत्व, सिंपल बात है। डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग फिर से आ गया, जिस क्वेश्चन से आई थिंक हमने शुरुआत की थी। परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। पहला ऑप्शन है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति की बात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो जाएगी, ये नहीं है, ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं कहते इसको। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, यानी एक से दूसरी लैंग्वेज में चले गए आप, बाइलिंगुअल हो गए। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं, ये कोई भाषा के बारे में थोड़ी ना ज्ञान ले रहे हैं आप। ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं क्लासरूम में, ये है। तो एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, एक पेडागोजिकल टेक्निक है, जो शुरुआत में बात हुई थी कि पहले टीचर इंग्लिश में पढ़ती हैं, फिर बच्चों को अपनी भाषा में डिस्कस करने को कहती हैं, फिर क्लासरूम की जो भाषा है उसमें चर्चा करने को कहती हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक भाषाएं यूज हो रही हैं भाषा को समझने के लिए, ठीक है।
तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, तो वो तो सीधा सीधा अनुवाद हो जाएगा ना, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक से दूसरी भाषा में जाना ही थोड़े ना लैंग्वेजिंग है। एक से अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं जिनको हम एक संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है।